नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे देश को भारत बनाम इंडिया की बहस में उलझा दिया गया है और जाहिर है कि एक राजनीतिक खेल है और इसे जीतने के लिए गलत सलत तर्क भी दिए जा रहे हैं, तथ्य भी मनगढ़ंत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतिहास इस मामले में क्या कहता है। क्या सचमुच में कभी भारत नाम का कोई देश था? अगर था तो किस कालखंड में था? उस भारत देश का क्षेत्रफल क्या था? वो किस जगह स्थित था? उस क्षेत्र का नाम भारत कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? उस भारत देश का आखिरकार फिर हुआ क्या? इतिहास के जानकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उन्हीं से समझते हैं कि असलियत क्या है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे बीच में हैं कि एक भरतगढ़ होता था, वहां से भारत नाम आया। एक भरत राजा होता था, उसके नाम पर भारत पड़ा। दूसरा किस्सा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का आता है। तो लेकिन इतिहास क्या कहता है? ये वेद पुराण तो अपनी जगह पर है, वो मान्यताएं और माइथोलॉजी एक जगह है। इतिहास क्या कहता है? क्या सचमुच में कभी भारत नाम का देश था? देखिए, जो जिस भूखंड को आज हम भारत कह रहे हैं ये तो वास्तव में आधुनिक प्रक्रिया है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिशों के विरोध में जब हम बने तो एक प्रकार से भारत, इंडिया ये इमर्ज हुआ। थोड़ा पीछे जाके देखें तो इसके नाम कोई एक प्रकार के नहीं है, नाम हमेशा बदलते रहते हैं। और इस भूखंड में एक प्रकार का देश जहाँ दिल्ली राजधानी है, कश्मीर उत्तर में है, कन्याकुमारी दक्षिण में है, आसाम इधर है, गुजरात है, ऐसा कोई भूखंड पहले कभी नहीं था। वैसे थोड़ा और पीछे जाएं तो हम ब्रह्मांड विज्ञान से शुरू करेंगे। और ब्रह्मांड विज्ञान क्या मानता था कि पृथ्वी चपटी है, इसके केंद्र में मेरू पर्वत है और उसमें 4 द्वीप हैं। और जो दक्षिण द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप शायद ये जामुन के झाड़ से या ब्लैक एप्पल के इससे आया होगा और ये अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है पहला। पर अशोक का साम्राज्य भी एक अलग प्रकार का था। अब दूसरा इसका जो उल्लेख आता है वो ज्यादातर सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है और वो पहला उल्लेख आता है अवेस्ता में। अवेस्ता में इसको हप्त हिंदू क्योंकि उनकी भाषा में स के बदले ह का इस्तेमाल ज्यादा होता था, हप्त हिंदू। इसी प्रकार से वेदों में सप्त हिंदू इस शब्द का उल्लेख है। ऐसा ही वेदों में एक और उल्लेख है जो खास तौर से केवल गंगा के किनारे की बात है, जो है आर्यावर्त। तो यानी एक प्रकार का नाम नहीं है, नामों में भी आप देखेंगे तो बहुत विविधता है। एक जो सबसे मुझे आकर्षित लगा वो जो पर्शियन जो आर्किमिनी ये थे, पर्शियन राजा, उन्होंने इसका नाम एक अलग प्रकार से हिंदुश रखा था, हिंदुश। वो भी फिर से हिंदू नदी के किनारे के आधार पर रखा। फिर आगे देखिए कि अरब देशों में इसका उल्लेख अल हिंद के नाम से आता है। अल हिंद यानी क्या? जो सिंधु नदी के इस तरफ। अब अल हिंद के साथ साथ भी हम देखते हैं कि वेदों में एक और शब्द भी इसी प्रकार का आता है जो हिंदुश भी कहा जा सकता है। और जैसे मैंने आपको जम्बू द्वीप के बारे में पहले बताया। अब 4वीं शताब्दी के बाद ग्रीक जब इधर आए तो उन्होंने फिर से इंडस नदी का सहारा लेके इंडिया शब्द बनाया। ये इंडिया शब्द कोई ब्रिटिश के बनाया हुआ नहीं है, ये शब्द बनाया गया है ग्रीक द्वारा। और बाद में खैर इसको ले गए। और फिर जब मध्ययुगीन काल में हम आते हैं तो ज्यादातर जो शब्द इस्तेमाल हुआ था वो था हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान शब्द भी देखिए तो आप देखेंगे कि वो दक्षिण भारत तक ज्यादातर आता नहीं है, वो उत्तर भारत तक ही रहता है। ये औरंगजेब पहला राजा था जो विंध्या नदी के विंध्या पर्वत के विंध्याचल पर्वत के जी के आने की उसने कोशिश की। तो इतिहास में अलग अलग नाम है। और जो भारतवर्ष नाम है, भारतवर्ष का उल्लेख वेदों में पहली बार आता है। एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। सुदास के खिलाफ में कोई 10 राजाओं का युद्ध हुआ और उसमें सुदास जीत गए। सुदास ये भरत वंश के राजा थे, उसके आधार पर इसका नाम भारत रखा गया। फिर दूसरा उल्लेख जो भारत के बारे में आपने कुछ उसमें कहे हैं, दूसरा उल्लेख आता है महाभारत में।
महाभारत के आधार पे कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे वो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती थे। ये तीसरा उल्लेख आता है। चौथा उल्लेख जो आता है वो विष्णु पुराण में जो ज़्यादा आजकल लोकप्रिय है कि भारतवर्षम, भारतवर्षम यहाँ ये डिफाइन करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में महासागर है, वगैरह वगैरह। ये भारतवर्षम को बताने की कोशिश विष्णु पुराण में होती है। और एक और भारत का उल्लेख आता है, वो पहले जैन तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती भरत, इसके नाम पे आता है। तो आप जब भरत शब्द का भी उपयोग देखते हैं तो वो 4-5 प्रकार से आपको इतिहास में मिल जाएगा, पर इस प्रकार की बाउंड्री वाला देश आपको पहले नहीं मिलेगा। अब जो मैंने पहली बात कही जम्बू द्वीप की, जो ब्रह्मांड विज्ञान से आता है, जम्बू द्वीप में वो पूरा खंड था जिसका एक भाग आज कह सकते हैं इंडिया है या भारत है, और उसमें तो बाली, सुमात्रा, थाईलैंड, सिलोन, नेपाल, ये सब तो उसमें जुड़े उस समय जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से एक कोई इसकी परिभाषा देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अगर हम इतिहास के क्रोनोलॉजी में जाएं तो उसमें उसके हिसाब से अलग अलग समय पर इसको अलग नाम दिए, कुछ नाम अंदर के रहने वालों ने दिए, कुछ बाहर के रहने वालों ने दिए, और जो बाहर से आते हैं उनकी भी एक पहचान होती है कि वो इस देश को कैसे पहचानते हैं। और ज़्यादातर अरब, ईरानियन और ग्रीक और बाद में ब्रिटिश आए, तो सब ने इसको इंडस वैली, इंडस नदी के आधार पे इसको इंडिया नाम दिया। तो मुख्य बात मैं जी, ये कहूँगा। प्रोफेसर पुनियानी, मैं कुछ और नाम भी जब देख रहा था तो कुछ और नाम भी मिले मुझे। ग्यागर, फाग्युल, तियानझू, हुडू, ये सब नाम भी मिले। तो अलग अलग देश के लोग यहाँ आए होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से जो जो भी ठीक समझा होगा एक नाम सोच लिया होगा, या वहाँ उस नाम से उसको जाना जाता होगा दूसरे देशों में। तो बहुत से नाम प्रचलित थे, लेकिन आपने जो पूरा अभी तक ब्यौरे दिए हैं वो सारे वेदों और पुराणों के जरिए हैं। क्या कुछ इस तरह के दूसरे जो जिनको हम सचमुच में इतिहास में काउंट करते हैं, शिलालेख हैं या दूसरे प्रमाण, वो भी हैं क्या ये साबित करने के लिए कि भारत नाम का कोई देश था देखिए या भारत चक्रवर्ती राजा था? देखिए इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख में जो नाम आता है वो जम्बू द्वीप आता है, अशोक के शिलालेख में भारत नाम नहीं आता। और दूसरा जो नाम मैं बता रहा था, एकेमिनीड, ये जो पर्शियन राजा, उसके सिद्धांतों में इसका नाम हिंदुश आता है। तो इस प्रकार से भारत का जो उल्लेख है, जैसे विष्णु पुराण में क्लियर कट उल्लेख है, और वेदों में दूसरा जो उल्लेख है, तीसरा महाभारत में इसका उल्लेख है। तो पर इस प्रकार की बाउंड्री वाला देश कोई भारत था, इस प्रकार का स्पष्ट कोई उल्लेख हमें इतिहास में नहीं मिलता। क्या हम यहाँ अगर इन तीनों ग्रंथों का मान भी लें, वेद, विष्णु पुराण और महाभारत, तो ये एक बहुत ही छोटे इलाके में होंगे। हिंदुस्तान में तो जो आज का हम भारत देखते हैं वैसा तो उस समय तो छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, छोटी छोटी सेनाएं होती थी, वही आपस में लड़ते थे। ये तो 3-4-5 हजार साल पुरानी बात हो गई। तो वो एक छोटे राजा के, और फिर उनके जो जिन्होंने कहानियां लिखी होंगी, इनको दर्ज किया होगा, वो भी अपने राजा का ही गुणगान करते होंगे। उनकी दुनिया भी उस समय बहुत छोटी रही होगी, वो उसी को पूरा पृथ्वी और ब्रह्मांड मानकर चलते होंगे जो उनकी नजर होगी। तो इसे किस तरह से देखा जाए फिर? अब ये देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सटीक है। और जैसे मैंने आर्यावर्त के बारे में बताया, अब आर्यावर्त का ज़्यादातर जो कहा जाए वो गंगा नदी के किनारे से जुड़ा हुआ है। और आज जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें तमिलनाडु भी है, केरल भी है, कर्नाटका भी है। ये तो इन ग्रंथों की कल्पना में उनका उल्लेख होना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से जैसे आपने कहा कि भारत इस प्रकार की बाउंड्री वाला कोई देश शुरू से था, ऐसा मानना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और देखिए दुनिया में जो अलग अलग देश बने हैं वो भाषाओं के आधार पे बना है। भारत जो बना है वो एक अलग प्रकार से बना है। इसमें भाषाएं भी बहुत हैं, धर्म भी बहुत हैं, और इसकी जो सीमाएं, अब बादशाहों के समय आप देखिए,
बादशाहों की भी कोई बाउंड्री एक नहीं होती थी। कोई जैसे दक्षिण में चोला राजा हिंदुओं के बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका राज केवल दक्षिण में था। वो सिलोन तक गए, मलेशिया तक गए, पर उत्तर भारत में उनका राज्य नहीं था और वो अपने राज्य को चोला साम्राज्य कहते थे। उसमें किस शब्द का इस्तेमाल होता था वो एक अलग बात होगी। अब दक्षिण में जो कुछ बड़े सुल्तान हो गए हैं जैसे बीजापुर के आदिल शाह, और वो भी कोई का उल्लेख नहीं करते थे। तो अभी भी कई किंवदंतियों में जो हिंदुस्तान, भारत ज़्यादातर उल्लेख अगर कहा जाए तो ये उत्तर भारत के क्षेत्रों का ही है। और जिसको आज हम इंडिया कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, उसकी बाउंड्री एक अलग प्रकार से इमर्ज हुई, विकसित हुई, और जो खासकर से कॉलोनियल पीरियड उपनिवेशवाद के दौरान इमर्ज हुई। इसलिए इसको बहुत मजबूती से कहना कि हम तो शुरू से भारतवर्ष थे और वो उसका प्रतीक है, इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत माता की जय के आधार पे काफ़ी नारे लगाए, जिनके आधार पे आज़ादी के आंदोलन ने अपने आप को विकसित भी किया, वो बात और है। और उसी प्रकार से जैसे आज़ादी के आंदोलन में जो मुख्य हमारे नेता थे, वो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपनी जो भी पूरी लेखनी की है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो, ये सब की लेखनियाँ अंग्रेज़ी में ही हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का भी देखिए, एक तरफ अपनी वो लेखनी में बंगाली में भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जनगण मन अधिनायक में भी भारत आता है, और उनकी बाकी लेखनी में इंडिया पर इंडिया इंडिया चलता रहता है। तो ये इसको किसी एक नाम के आधार पे संकीर्ण सोच करना, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि भारत शब्द भी विकसित हुआ और उसने भी पूरे देश को संभाल लिया। इंडिया शब्द भी विकसित हुआ, उसने भी इसकी बाउंड्री को संभाल लिया। और एक आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। मज़ेदार बात ये है कि जैसे भारत का विभाजन दुर्भाग्यवश हुआ और पाकिस्तान ने तो अपना नाम पाकिस्तान रख लिया। अब इंडिया ने जब अपना नाम इंडिया रखा तो इसका सबसे पहला विरोध किसको हुआ, आप जरा सुन के हैरान हो जाएंगे। इसका विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के 4 हफ्ते बाद लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा कि आपको इस देश का नाम इंडिया रखने का क्या अधिकार है। इंडिया तो वो क्षेत्र था जिसमें हम भी थे, तो इंडिया शब्द पे तो हमारा भी अधिकार है, तो आपका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, आप इंडिया शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं। और वो भी उस समय भी पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान, इस प्रकार की बात चल रही थी उनकी सांप्रदायिक सोच में। ये खैर एक मजेदार किस्सा है, पर उससे इसका कोई संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से देशों के नाम इमर्ज होते रहते हैं और कई देश बड़े बनते हैं, छोटे बन जाते हैं, छोटे रहते हैं, बड़े बन जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके आधार पे हम इंडिया दैट इज भारत के रूप में सामने आए। हाँ, हमने उत्तर दक्षिण की बात की, पूर्वोत्तर भी उस भारत का हिस्सा नहीं रहा होगा। पूर्वोत्तर भी आगे चलकर जुड़ता चला गया और अंग्रेजी राज में वो एक शक्ल उसने अख्तियार की, लेकिन उस तरह से भारत का हिस्सा कभी नहीं था वो। अब देखिए, जैसे अभी हम आजकल मणिपुर में इतनी हिंसा देख रहे हैं, मणिपुर का भारत में विलय कोई 1947 में नहीं हुआ। बहुत सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो तो आज़ादी के बहुत कई महीनों बाद, कोई 1-2 साल बाद भारत में विलय हुए, तो उसको भी उस समय भारत के नाम से जाना जाता होगा, ये पूरी तौर से असंभव है। उनकी पहचान क्षेत्रीय थी और वो क्षेत्रीय पहचान के आधार पे उनकी ट्राइब जो आदिवासी थे वो नाम उस प्रकार से ज़्यादा प्रचलित थे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब लोग कल्पना शक्ति के आधार पे कह रहे हैं कि हम अनादि पहले से ही हमारा नाम भारतवर्ष था और वगैरह वगैरह, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हैं, उसको एक तरीके से लेना गलत होगा। इतिहास में जो विकसित हुआ है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, और इतिहास में भारत शब्द भी विकसित हुआ, जो उसकी पहले की कल्पना थी, वेदों में कल्पना थी, और जो आज की कल्पना है वो एक ही नहीं है। इंडिया शब्द भी इमर्ज हुआ, और इंडिया का उपयोग जब ग्रीक ने किया था वो इंडिया नहीं है जो आज हम जिसको इंडिया कह रहे हैं। इंडिया का जो उपयोग ब्रिटिश ने किया था वो इंडिया नहीं है जो आज है। तो ये इतिहास की एक समझ को समय के आधार पे सोचने की जरूरत है। इसमें कुछ इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। देखिए, मैं इसको पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसके हर पक्ष का। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, वो लिखे गए हैं उस वर्ग के पुरोहित वर्ग के द्वारा। उन धर्मों के पुरोहित वर्ग ने लिखे हैं, और उस समय पुरोहित वर्ग राजाओं का गुणगान ही करता था, उनको ही महिमा मंडित करता था,
उनको ही प्रतिष्ठित करता था। तो जिन भरत नाम के जिस राजा को प्रतिष्ठित किया गया, वो फिर बाद में ठीक है हमारी स्मृति में जुड़ता चला गया, और एक सभ्यता जब निर्मित होती तो उस प्रक्रिया में कुछ नाम हमारी स्मृति में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि हम उसी को स्वीकार भी कर लेते हैं और वो एक सच्चाई का हिस्सा भी लगने लगता है। लेकिन सच्चाई इन मिथकों में नहीं है। इन मिथकों को मिथकों की तरह ही देखना चाहिए, और इसका निर्माण कैसे होता है मिथकों का, शास्त्रों का, इसको भी, इस प्रक्रिया को भी समझने की जरूरत है जब हम इतिहास को समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पे बहुत ख्याल किया, बहुत गहराई से सोचा, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते थे वो, और इसलिए उन्होंने दोनों शब्दों को रखा। और मजे की बात तो है 2015 में जब भाजपा सरकार थी, तो इस भाजपा सरकार ने इस नाम पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का हलफनामा, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि किसी ने मांग रखी थी कि इसका नाम इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया किया जाए। तो बीजेपी सरकार ने 2015 में इसका विरोध किया, और 2005 में उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह ने भी यही बात करने की कोशिश की, तो भी भाजपा ने कहा ये गैर जरूरी विवाद को आप क्यों ला रहे हैं। इस नाम पे भाजपा के लोगों ने असेंबली से वॉकआउट किया। तो ये देखिए, ये इसमें एक राजनीति छुपी है, कोई इसकी एक जरूरी बात तो है नहीं। जिस नाम से आज हमको दुनिया में प्रतिष्ठा मिली है वो नाम इंडिया है, और ये इंडिया का उपयोग भी भरपूर किया है, सभी प्रकार के लोगों ने किया है, और भारत का उपयोग भी सभी ने किया है। जैसे राजीव गांधी से, तो राजीव गांधी ने इस्तेमाल किया था मेरा भारत महान। अब ये सरकार जब आई तो उन्होंने स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चीज़ों के आधार पे अपनी चीज़ों को की। और आपको इतनी पब्लिक मीटिंग्स मिल जाएंगी जिसमें इनके नेता इंडिया के बारे में नारे लगवाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक गैर जरूरी बात को समाज के विवाद में लाया जा रहा है, और हमको जिस प्रकार से हम विकसित हुए उसको हमको स्वीकृत करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक चीज और मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट करें। जैसे इंडिया को कहा जाता है कि ये औपनिवेशिक काल की देन है, ये भारत को नाम ये इंडिया अंग्रेजों ने दिया, हालांकि इंडस वैली और इंडिया पुराना है जैसा कि अभी आपने बताया। अगर उस तरह से देखें तो भारत भी नाम जो है वो सामंती है, किसी राजा के नाम पर आज लोकतंत्र, कोई लोकतांत्रिक देश क्यों अपने को स्वीकार करे। लेकिन ये दोनों नाम परंपराओं में, स्मृति में, सभ्यता के विकास में इस तरह से अंगीकार कर लिए गए हैं कि अब उनको लेकर इस तरह का सोच रखना शायद उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे भारत के ज्यादातर नाम जो आए तो वो तो इंडस सिंधु नदी से आए हैं ज्यादा नाम, और कुछ नाम जैसे आपने कहा कि यहाँ के शासकों के जो पुरोहित वर्ग के लोगों ने अपनी रचनाएं रची, वो बात भी बिल्कुल सही है। तो वो एक सामंतवादी सोच को हम कितना चिपकाए रखेंगे वो भी गलत है। तो इसलिए आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से हमारी पहचान बनी वो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है, और आज़ादी के आंदोलन की पहचान का सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारे संविधान में मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। क्या कुछ इस तरह का भी उल्लेख शास्त्रों में है कि ये जो भारत या भारत का राज्य था उसका वो कितना बड़ा था, कहां से कहां तक फैला था, या ये पुरोहितों ने अपनी कल्पना से जोड़ दिया कि हिमालय पर्वत से लेकर और हिंद महासागर तक और तमाम चीजें अपने से कल्पनाओं से जोड़ दी सारी चीजें? बिल्कुल, उसमें इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि इतना बड़ा कोई राज्य था। जो सबसे बड़ा राज्य था वो सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक का राज्य उत्तर पश्चिम से लेके तो दक्षिण तक था, फिर भी दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र उसमें नहीं थे। तो उनके पहले कोई भरत नाम का राजा हुआ, या जैन तीर्थंकर का पहला बेटा भरत हुआ जिसने पूरे क्षेत्र पर राज्य किया, ये पूरी असंभव सी बात है। और ज्यादा ये इतिहास की जो बातें हैं, उत्तर भारत के एक क्षेत्र की बातें हैं, उसको पूरा इस प्रकार से लागू करना अपने आप में या तो सामंती सोच से चिपकना है, या इतिहास के ऐसे पहलुओं को से चिपक कर उसको चलना है जो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गैर जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राम पुनियानी। ये जो गुत्थी है इस पर लोग उलझे हुए पूरे देश में, सोचना तो हमें गरीबी, बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं के बारे में चाहिए, लेकिन हम अभी भी इसी विवाद में पड़े हुए कि देश का नाम भारत हो या इंडिया हो या दोनों चले।
उम्मीद है कि दर्शक इन सब बातों पर भी गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।